बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 अल्काइल हैलाइड एंड अमाइंस, और उसका पार्ट जो है वो हम 5 करने जा रहे हैं और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इंशाअल्लाह इसी लेक्चर में। अल्काइल हैलाइड पे बात हो चुकी पिछले 4 वीडियोस के अंदर। अब जो है वो ज़रा अमाइंस की बात कर लें। अमाइंस कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है, ठीक है भाई। कहाँ से शुरू है ये? सबसे पहले अमाइंस को देखेंगे, लेकिन अमाइंस को देखने से पहले आप अमाइड को भी देख लें साथ ही। और अमाइड को देखने से पहले आप नोमेनक्लेचर को याद कर लें। मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया है कि नोमेनक्लेचर को अगर समझना है तो आप जितने नोमेनक्लेचर हैं सारे के सारे उनको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दें। एक वो जो कार्बोनाइल ग्रुप वाले हैं और दूसरे वो जो विदाउट कार्बोनाइल ग्रुप वाले हैं। ये आपको नज़र आ रहा है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसको कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। ये बात जहन में रखें। आपकी 90% टेंशनें जो है ना वो नोमेनक्लेचर से वो वॉश आउट हो जाएंगी, ठीक है। पिछली वीडियोस में बना चुका हूँ नोमेनक्लेचर के ऊपर, आप देख सकते हैं उन वीडियोस को। तो ये मेन चीज़ है कार्बोनाइल ग्रुप। यहाँ पर भी यही आ जाता है। ये अमाइड जो है इसके अंदर भी नाइट्रोजन है और ये अमाइन जो है इसके अंदर भी नाइट्रोजन है, ठीक है। दोनों में नाइट्रोजन है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है अमाइड के साथ कि यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ कार्बोनाइल ग्रुप लगा हुआ है, जबकि यहाँ नाइट्रोजन के साथ कार्बन लगा हुआ है। ये फ़र्क है। ये हो गया अमाइन और ये हो गया अमाइड। समझ में आ गई बात आपको? क्यों ये पहले ही बता दिया? क्योंकि आगे चल के आप परेशान होंगे, क्योंकि ये आएंगे आगे, ठीक है। पहली बात तो ये आपको समझ में आ गई। यहाँ देख लें, कोई कार्बोनाइल ग्रुप नहीं है, यहाँ कार्बोनाइल ग्रुप है नाइट्रोजन के साथ, ठीक है भाई। तो ये फ़र्क तो पहले अमाइन और अमाइड का मैंने आपको बता दिया। अच्छा, दोनों के अंदर सिर्फ नाइट्रोजन नहीं, दोनों के अंदर ये नाइट्राइल, ये जो ग्रुप है NH2, ये NH2 जो है ये आपको दोनों में नज़र आएगा, अमाइन में भी अमाइड में भी। अमाइड में ये कार्बोनाइल के साथ अटैच होगा, डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन, और अमाइन में ये सिंगल बॉन्ड कार्बन के साथ अटैच होगा। ये फ़र्क है इसके अंदर, ठीक है भाई। तो अब चलते हैं अमाइन की ज़रा जनरल इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम थोड़ा सा लेट हो गया। मैं ज़ोहर की अज़ानें शुरू हो जाएंगी, उससे पहले पहले इसको ज़रा निपटा देते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंटेन अ नाइट्रोजन एटम बॉन्डेड टू वन और मोर अल्काइल ग्रुप, यानी कि अमाइंस जो हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हज़ारों लाखों किस्म के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उन्हीं में से कुछ अमाइंस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक ग्रुप है, ठीक है। इसमें क्या ख़ास बात है कि इसमें जो है वो बता रहा है कि नाइट्रोजन एटम के साथ जो है वो आपको एक अल्काइल ग्रुप या मोर देन वन या एक से ज़्यादा अल्काइल ग्रुप आपको क्या नज़र आएंगे? अटैच हुए हुए नज़र आएंगे इस नाइट्रोजन के साथ। और आपको याद है ना, अल्काइल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इस R से। तो एक अल्काइल ग्रुप हो सकता है अटैच हो, या हो सकता है एक से ज़्यादा अटैच हो। दोनों सिचुएशंस जो है वो आपको नज़र आ जाएंगी, ठीक है भाई। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। अब आपसे कोई भी पूछता है अमाइंस क्या है भाई, आप बताएं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक ग्रुप है अमाइंस, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा भाई अमाइंस और दूसरे भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बहुत सारे ग्रुप हैं, ये जो ग्रुप है इसमें क्या ख़ास बात है? आप बता दें भाई कि नाइट्रोजन के साथ अगर एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है या एक से ज़्यादा अल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन एटम के साथ लगे हुए हैं तो इस किस्म के कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो अमाइन कहलाते हैं, ठीक है। ये बात भी हो गई। अच्छा, ये अमाइंस बनते किससे हैं? डेरिवेटिव्स, इसको भी समझना ज़रूरी है। किसके डेरिवेटिव्स हैं ये? मतलब ये किससे बनते हैं अमाइंस? इतने ढेर सारे जो अमाइंस हैं, ठीक है, तो वो किसी से तो बनते होंगे। इनका पेरेंट कौन है? इनका पेरेंट है अमोनिया, NH3। ये पप्पा हैं, इन्हीं पप्पा से सारे बच्चे निकलते हैं जिनको हम कहते हैं अमाइंस। इसी में रद्द बदल होता है, इसी में
चेंजेस होती है, इसी के साथ अल्काइल ग्रुप लगते हैं, यही होता है, तब जाके इसी से बहुत सारे जो है वो क्या बन जाते हैं, बहुत सारे अमाइंस बन जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी अमाइंस हैं सब के सब डेरिवेटिव्स हैं, यानी कि बच्चे हैं किसके, अमोनिया के, NH3 के। ठीक है भाई, एक तो ये बात भी हो गई। अच्छा, और क्या बात है इसके अंदर, और बता देता हूँ आपको, जो भी जनरल इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये NH3 ये अमोनिया है, NH3 ये अमोनिया है, इसका स्ट्रक्चर यूँ होगा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, अब अल्काइल ग्रुप कौन कौन से हैं, वही अल्काइल को याद रखना है, मेन बड़ी अहम चीज़। अल्काइल ग्रुप कौन क्या क्या आ जाता है उसमें, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ये सब के सब अल्काइल कहलाते हैं। और जहाँ इनकी पहचान ही है क्या है, R। अब मैं सब नहीं लिख सकता, यहाँ से मैं एक हाइड्रोजन हटाऊंगा, यहाँ लगा दिया मिथाइल, यहाँ लगा दूँ इथाइल, यहाँ लगा दूँ प्रोपाइल, चेन शक्ल में लगा दूं या कंडेंस शक्ल में लगा दूं, ये प्रोपाइल लग गया। अगर चेन शक्ल में लगाना है, 3 कार्बन है 7 हाइड्रोजन, इस तरह से लगा लें, 1 2 3, 3 हाइड्रोजन लास्ट वाले के साथ, तो 3 कार्बन लास्ट वाले कार्बन के साथ तो 3 हाइड्रोजन ही लगते हैं, बाकी ये 2 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन। पहला वाला जो हमारे पास नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन है, वो वीडियो बड़ी अहम है, उसको देखनी चाहिए आपको। मैंने ये सारी बात बताई, ये कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन कब लगते हैं, 3 कब लगते हैं, 4 कब लगते हैं, ये सब मैंने बताया हुआ उसके अंदर। तो इस तरह भी कर सकते हैं, ये भी क्या है, प्रोपाइल है। अच्छा, यहाँ पे भी एक और मिथाइल लगा दें, ये दूसरा अल्काइल आ गया। देखें, एक R ये हो गया, एक R ये हो गया, ये भी R, ये भी R। अब इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ कि N के साथ जो है ये R एक आ गया, दूसरा R ये आ गया, यहाँ पर भी R हटा लगा दूंगा। लेकिन जितने अल्काइल ग्रुप लग रहे हैं उतने हाइड्रोजन रिमूव होते जा रहे हैं। अब यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है ये वाला हटा दिया मैंने, यहाँ भी अल्काइल ग्रुप लगा दें मीथेन लगा दें, मिथाइल लगा दें CH3, इथाइल लगा दें, प्रोपाइल लगा दें, कितनी वैरायटी हो जाएगी ज़रा आप सोचिए। आपके पास 26 लेटर हैं इंग्लिश के अंदर, आपके पास 9 नंबर हैं, 10 नंबर कर लें, 0 से लेके 10 नंबर होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लाखों करोड़ों अरबों खरबों नंबर आप बनाते हैं उनको मिला के, ऐसी बात है ना। बिल्कुल इसी तरह 26 लेटर्स से लाखों करोड़ों अरबों खरबों वर्ड्स बनाते हैं, सेंटेंसेस बनाते हैं। तो ज़रा सोचिए कि यहाँ पर अगर आप सिर्फ इन 3 हाइड्रोजन्स को हटा के अल्काइल को लगाना शुरू कर दें, फिर अल्काइल में भी वैरायटी है, अल्काइल हैलाइड भी तो हैं, वो भी लग सकते हैं जी। फिर हैलाइड में वैरायटी है, क्लोरीन लगा दें, ब्रोमीन लगा दें, आयोडीन लगा दें, कितनी वैरायटी है, सोच से बाहर। तो कितने अमाइंस बन जाएंगे, ऐसे ही है। तो ये भी समझ में आ गया। अब यहाँ पर जो आपके यहाँ पर बुक में दिया हुआ है ना, ये अमोनिया लिखा हुआ है NH3, ठीक है, ये बता रहा है कि यहाँ पर इसके साथ ये 3 किस्म की हमारे पास टाइप्स जो हैं वो बन जाती हैं। प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन, ये प्राइमरी का वर्ड जब भी आ जाए ना तो उसको समझ लीजिए 1, सेकेंडरी का मतलब 2, टर्चरी का मतलब 3। लेकिन किस सेंस में, हमारे पास प्राइमरी अमाइन भी है, सेकेंडरी अमाइन भी है और टर्चरी अमाइन भी है। ये प्राइमरी अमाइन किस सेंस के अंदर है, यहाँ पर ये बता रहा है कि प्राइमरी अमाइन जो है वो हमारे पास क्या है, ये इससे अमोनिया से NH2 बनेगा और इसके साथ एक अल्काइल ग्रुप लगेगा, ठीक है। इससे ये बना, और जब इससे ये बना तो कैसे बना, हाइड्रोजन एक निकल गया, 2 हाइड्रोजन रह गए। अब इसमें से जो एक हाइड्रोजन निकला है उसकी भी तो जगह पे कोई आएगा ना भाई, बॉन्ड बनाने के लिए, ये अल्काइल आ जाएगा। अब ये अल्काइल मिथाइल भी हो सकता है, यही अल्काइल इथाइल भी हो सकता है, यही अल्काइल प्रोपाइल भी हो सकता है ना, यहाँ पे लग जाएगा इसके साथ R की जगह पे। तो हमें ये देखना है कि इस नाइट्रोजन के साथ कितने कार्बन अटैच हैं। अगर ये लगा देते हैं हम प्रोपाइल, तो मैं इस R को हटाता हूँ यहाँ पर और ये C इस तरह कर लेता हूँ, CH3 CH2 CH2। अब इस नाइट्रोजन के साथ 2 तो हाइड्रोजन अटैच हुए हैं और 1 कार्बन अटैच हुआ हुआ। ये जो 2 हाइड्रोजन है ये इस कार्बन के साथ अटैच हुए हैं। इस तरह से अप एंड डाउन कर लेता हूँ, ये आ गया, ये आ गया। तो
तो ये नाइट्रोजन इस कार्बन के साथ अटैच हुआ हो। तो अगर नाइट्रोजन के साथ सिर्फ एक ही कार्बन अटैच हुआ हो डायरेक्टली, उस कार्बन के साथ भले और कार्बन लग जाएं, कोई टेंशन नहीं, लेकिन नाइट्रोजन के साथ एक ही कार्बन आपको नज़र आ रहा है। तो ये क्या है हमारे पास, ये प्राइमरी अमाइन। ठीक है, अब सेकेंडरी अमाइन कौन सा होगा? सेकेंडरी अमाइन ऐसा होगा, अब इसको मुझे लगाने की ज़रूरत नहीं, अमोनिया को ये डिस्टर्ब कर रहा होगा, इसी को ले लेते हैं सीधा। सेकेंडरी अमाइन, ये नाइट्रोजन है और ये हाइड्रोजन के 3 एटम, ये अमोनिया है। इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ अमोनिया को, ये NH और H। ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ पर क्या आ जाएगा R, मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप, मिथाइल इथाइल, इथाइल लगा लेता हूँ C2H5। ठीक है, यहाँ से भी एक हाइड्रोजन हटाता हूँ, यहाँ भी एक अल्काइल ग्रुप लगा लेता हूँ। कौन सा लगा लेता हूँ? इथाइल ही लगा लेता हूँ, C2H5। अब C2H5 को मैं थोड़ा और एलिब्रेट करूँ तो ये 2 कार्बन है, तो ये इस तरह बन जाएगा CH3 CH2। ठीक है, इसको थोड़ा और एलिब्रेट करूँ तो ये क्या बन जाएगा? ये भी CH2 CH3। अब यहाँ पे इसको देखें आप, ये क्या है? ये भी अमाइन है। क्यों अमाइन है? क्योंकि भाई नाइट्रोजन में जो है वो कहीं कार्बोनाइल ग्रुप है ही नहीं, ये वाला सिस्टम है ही नहीं, तो ये अमाइड नहीं है, ये अमाइन है। अब अमाइन तो है, कौन सा अमाइन है? इस नाइट्रोजन को देखें, इसकी एक साइड पे भी एक कार्बन ये रहा, इसकी दूसरी साइड पे भी एक कार्बन ये रहा, इस साइड पे हाइड्रोजन है, तो 2 साइड पे कार्बन लगा हुआ, इसलिए ये क्या हो गया? सेकेंडरी अमाइन। अब टर्चरी अगर बनाना हो तो भाई इस हाइड्रोजन को भी हटाइए, यहाँ आप लगा दें मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल, प्रोपाइल लगा देते हैं तो C3H7। तो ये नाइट्रोजन इस साइड पे भी कार्बन, इस साइड पे भी कार्बन, इस साइड पे भी कार्बन, 3 अतराफ में कार्बन मौजूद है इस नाइट्रोजन के, इसलिए ये जो अमाइन है ये क्या कहलाएगा? ये टर्चरी अमाइन कहलाएगा। क्लियर हो गई ये बात? ठीक है, इसको खोलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे ही खुलेगा ये, 1 2 3 कार्बन। आगे चलते हैं, तो ये प्राइमरी अमाइन भी हो गए, सेकेंडरी अमाइन भी हो गए, टर्चरी अमाइन भी हो गए। अब आगे और क्या बात उसने बोली है? फिजिकल प्रॉपर्टीज़, इसको भी देख लेते हैं ज़रा अमाइंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। फिर स्ट्रक्चर को देखेंगे इसके, ठीक है, स्ट्रक्चर को देखेंगे, फिर बेसिसिटी ऑफ अमाइन जो है इसको भी देखेंगे, फिर जो है वो प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस है इसको भी देखेंगे। ठीक है, और रिएक्टिविटी जो है इसको भी देखेंगे। मैंने कहा ना इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि ये एक ही वीडियो एक ही लेक्चर में ये सब तमाम हो जाए। फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है खुसूसियात, फिजिकल का मतलब होता है ज़ाहिरी खुसूसियात। ठीक है, कुछ बातिनी खुसूसियात होती हैं, इंसान भी आपको पता है 2 तरह के होते हैं, कुछ ज़ाहिरी खुसूसियात वाले होते हैं, कुछ बातिनी खुसूसियात वाले होते हैं, दिखने में बड़े अच्छे नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन इंटरनली कैसे होते हैं बस, तो वो जब आप उनके साथ इंटरेक्ट होते हैं तो आपको पता लगता है। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ज़ाहिरी खुसूसियात इन कंपाउंड्स की भी, कुछ इनकी बातिनी खुसूसियात भी होती है जो इंटरनल होती हैं, उनको हम कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो हर चीज़ में अल्लाह ताला ने ये सिस्टम जो है वो रखा है, हर चीज़ में रखा है, हर इंसान में, हर जानवर में ज़ाहिरी खुसूसियात बातिनी खुसूसियात। तो ये फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं अमाइन की। ठीक है, इसमें पहली जो चीज़ उसने बताई है फिज़िकल स्टेट, इसकी स्टेट कैसी है ये डिपेंड करता है अल्काइल ग्रुप जो अटैच हुआ हुआ इसके साथ वो कौन सा अल्काइल ग्रुप है, आया मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल है, ब्यूटाइल है। हाँ, इसको देखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, इसीलिए वो बता रहा है कि लोअर मेंबर्स जो हैं, लोअर मेंबर्स जो हैं इन अमाइंस में वो गैसेस हैं, वो गैसेस हैं। ठीक है भाई, जैसे कि मिथाइल अमाइन, फॉर एग्जांपल मिथाइल अमाइन, मिथाइल अमाइन, अमाइन NH2। अब देखें NH3 नहीं लगा रहा, मुझे पता है क्योंकि मुझे इसको मिथाइल भी लगाना है। NH3 लगाऊंगा तो अमोनिया हो जाएगा ना, अमोनिया में से ही एक हाइड्रोजन हटाया, इसको बना लिया ये अमाइन। अब इसके साथ कुछ ना कुछ तो लगेगा, क्योंकि नाइट्रोजन को 3 बॉन्ड बनाने होते हैं, ये बात आप नशीन कर लें, नाइट्रोजन को 3 बॉन्ड लाजमी बनाने होते हैं।
तो ये 2 बॉन्ड इसने इस हाइड्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन के साथ बना लिए, यहाँ भी तो कुछ आएगा, यहाँ मिथाइल आ जाएगा CH3। अब ये क्या है, लोअर मेंबर है, क्योंकि एक ही मिथाइल लगा हुआ, इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल थोड़ी ना लगा हुआ। तो लोअर मेंबर जितने भी हैं इसके सब के सब क्या होंगे हमारे पास, सब के सब गैसेस होंगे। ठीक है भाई, नोट्स में डालना है इसको भी। अच्छा, फिर इसका अपोजिट क्या होगा, हायर मेंबर होंगे। ठीक है, तो हायर मेंबर जो होंगे वो सारे लिक्विड्स होंगे, जैसे कि इथाइल अमाइन। हायर मेंबर्स अगर लें हम, इथाइल अमाइन, ये क्या है, हायर मेंबर में आएगा। अमाइन ले लिया NH2, ठीक है, इसके साथ इथाइल है, ईथ 2 कार्बन C2H5 ये लगा हुआ। मैंने कहा ना ये अल्काइल ग्रुप डिटरमाइन करेगा। अल्काइल ग्रुप के अंदर 2 कार्बन है, इसमें ये इथाइल है, तो ये बड़ा हो गया, अब ये लोअर में नहीं है, ये हायर में है, तो ये जो है वो क्या होगा, ये लिक्विड होगा। इसी तरह इसके साथ आप इथाइल के बजाय प्रोपाइल लगा दें, ब्यूटाइल लगा दें, वो भी लिक्विड्स होंगे। पीछे की तरफ आएंगे, यही मिथाइल अमाइन गैसेस में आ गया है। ठीक है भाई, ये भी हो गया। अच्छा, और क्या है इसके बाद हमारे पास, ऑर्डर, और इसका कलर है। कलर इसका कोई भी नहीं होता, ये कलरलेस है, कलरलेस, पानी की तरह। पानी का भी कोई कलर नहीं होता। तो अमाइंस जो हैं इनका भी कोई कलर आपको, इन कंपाउंड्स का कलर कोई आपको नज़र नहीं आएगा। ठीक है भाई। हाँ, ऑर्डर की बात करें, स्मेल की बात करें, तो अनप्लेजेंट स्मेल है इसकी, अनप्लेजेंट स्मेल, मतलब आपको अच्छी नहीं लगेगी, ऐसा लगेगा आपको मछलियाँ सड़ गई हैं, मछलियाँ सड़ी पड़ी हैं, कितनी बुरी स्मेल आती है। तो यहाँ पर ऐसी फिश जैसी स्मेल जो है वो इनकी पहचान है। फिश जैसी स्मेल जो है वो होगी। कौन सी फिश, डिकेइंग फिश, डिकेइंग फिशेस। और ये अमाइंस जो हैं आपको डिकेइंग फिश, यानी कि गली सड़ी जो मछलियाँ हैं, मर गई हों, बाहर पड़ी हुई हों, सड़ गई हों, बुरी तरीके से उससे स्मेल उठ रही हो, तो आप समझ जाइए कि उस गली सड़ी मछली के अंदर अमाइंस जो हैं वो बन रहे हैं। ठीक है, तो ये जो आपको अनप्लेजेंट स्मेल आ रही है तो इसी वजह से आ रही है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फिशी ऑर्डर होगा इसका, स्ट्रॉन्ग फिशी ऑर्डर। बहुत बुरा जो है वो मछली जैसा इसकी स्मेल हो। ठीक है भाई, ये हो गया। अच्छा, अब चलते हैं सॉल्युबिलिटी की तरफ। सॉल्युबिलिटी की जब बात आती है तो डिज़ोल्व करने की बात आती है। डिज़ोल्व करने की बात आती है तो फ़ौरन हमारे जहन में पानी होता है। तो क्या ये अमाइंस हम पानी में डिज़ोल्व कर सकते हैं, क्या ये हो जाते हैं? बिल्कुल हो जाते हैं। उसकी वजह है एक, अमाइंस जो हैं वो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं सारे, ये बात आप जहन में रखें। इसकी सॉल्युबिलिटी को देखें, सॉल्युबिलिटी को देखें। अमाइंस जो हैं, जो भी अमाइंस हैं ये पोलर हैं, पोलर। और वाटर को देखें वो भी पोलर है। अब ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, ये क्यों पोलर है भाई, तो ये तो बहुत ज़्यादा बुनियादी बात हो जाएगी, तो इसको आप छोड़ देते हैं। तो ये भी पोलर हैं। और अगर हम वाटर को देखें H2O, ये भी पोलर है। ठीक है, लेकिन अमाइंस के साथ एक मसला और भी है। अमाइंस के साथ जो अल्काइल लगा हुआ है ना, जो भी मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल है, ये क्या है, ये नॉन पोलर है, नॉन पोलर। तो अमाइंस जितने भी हैं उनके अंदर पोलैरिटी जो है वो किस वजह से है, नाइट्रोजन की वजह से। और नाइट्रोजन के अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से अमाइंस जो हैं, जितने भी कंपाउंड हैं सब पोलर हैं। तो नाइट्रोजन के अंदर याद रखिए एक जो है वो क्या है, lone pair of electron, one lone pair of electron। इसको हम इस तरह से गुब्बारे की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी शक्ल ऐसी होती है, ये रहे वो 2 इलेक्ट्रॉन, और ये दोनों के दोनों जो है वो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं नाइट्रोजन के। इसको ज़हन नशीन करें, ये आगे इसी के ऊपर बात होगी। बेसिसिटी, ये वो रिएक्शंस, बड़ा किरदार है ये जो एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, उसी की वजह से नाइट्रोजन पोलर है। ठीक है, अमाइंस ग्रुप जो है इसके जितने भी हैं सब के सब पोलर हैं, इसकी वजह से नोट्स में डालना है। अच्छा, वाटर क्या है, वो भी पोलर है।
इसके साथ जो अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है वो नॉन पोलर है, तो ये तो इफेक्ट डालेगा ना। तो फिर क्या होगा, अब देखिए ये है हमारे पास एक मिथाइल अमाइन, ये है हमारे पास इथाइल अमाइन, ये है हमारे पास प्रोपाइल अमाइन। इसको मैं पानी में डालूंगा, ये बड़ी तेज़ी से डिज़ोल्व हो जाएगा पानी में, जैसे पानी में नमक को मिलाते हैं डिज़ोल्व हो जाता है, ये डिज़ोल्व हो जाएगा। इसको मैं पानी में डिज़ोल्व करूंगा, ये थोड़ा सा नखरे करेगा लेकिन हो जाएगा, लेकिन इतना तेज़ी के साथ नहीं होगा ना इतना ज़्यादा होगा। इसको मैं पानी में डिज़ोल्व करूंगा, ये और ज़्यादा नखरे करेगा, ये बड़ी मुश्किल से डिज़ोल्व होगा। अगर प्रोपाइल की जगह पर ब्यूटाइल ले आऊँ, C4H9NH4, ये अल्काइल ग्रुप जो NH2 सॉरी, ये अल्काइल ग्रुप ब्यूटाइल अगर ले आता हूँ तो फिर तो समझ लें पानी घुसने नहीं देगा अमाइन को, ठीक है, डिज़ोल्व ही नहीं करने देगा। हालांकि नाइट्रोजन मौजूद है, इसी की वजह से पोलरिटी है, इसी की वजह से पोलर है, लेकिन क्योंकि अल्काइल ग्रुप इतना बड़ा बन चुका है जो कि नॉन पोलर है, इस वजह से ये रेसिस्ट करेगा, ये आसानी के साथ डिज़ोल्व नहीं होने देगा। तो ये बात याद रखिए, जितना बड़ा अल्काइल ग्रुप इसकी चेन बनती जा रही है उसकी सॉल्युबिलिटी में फ़र्क पड़ता जा रहा है। नोट कर लें, जहन नशीन कर लें, इन्हीं बातों के ऊपर आगे आने वाले केमिकल रिएक्शंस सारे डिपेंड करते हैं। अच्छा, और क्या है इसके अंदर, ये भी हो गया हमारे पास। अच्छा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ये दो पॉइंट ये भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आते हैं। यहाँ पर भी वही मसला है कि अगर पोलर इन नेचर है और हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है वो बनाते हैं, इसीलिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं इनके रिलेटिवली हायर्स होते हैं दो हाइड्रोकार्बन्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। दूसरे हाइड्रोकार्बन जो है अगर उनका और इनका, ये क्वेश्चन रीजनिंग में आ सकता है, इनका जो है वो इंक्रीज हो जाता है अमाइंस का, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है किनका, अमाइंस का। देखिए मॉलिक्यूलर मासेस जो है ना, ये बड़ा मेन चीज़ है। दो कंपाउंड अलग हैं लेकिन उनके एक जैसे मॉलिक्यूलर मासेस भी हो सकते हैं, ये बात भी आपको जहन में रखनी चाहिए, ठीक है। तो कोई भी दूसरा कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर मास बिल्कुल सेम है किसी अमाइंस के मुकाबले में, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा और अमाइन का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। समझ में आ रही है बात आपको, अमाइंस का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। हालांकि मॉलिक्यूलर मासेस दोनों कंपाउंड के सेम हैं, लेकिन इनके अमाइंस के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होंगे उनके मुकाबले में। क्यों भाई, क्या वजह है इसकी? उसकी वजह यही है कि अमाइंस जो हैं ये पोलर इन नेचर है, पोलर इन नेचर है, और इसी पोलरिटी की वजह से इनका जो है वो क्या होगा, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। अगर कोई दूसरा कंपाउंड है उसका भी, जैसे यहाँ पर आप मिथाइल अमाइन को ले लें, इथाइल अमाइन को ले लें, तो इथाइल अमाइन का जो मॉलिक्यूलर मास है किसी दूसरे कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास जितना ही है, और दोनों के आप मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को मेजर करेंगे तो दूसरा जो कंपाउंड है उसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होंगे, लेकिन अमाइन का ज़्यादा होगा, हालांकि सेम मॉलिक्यूलर मासेस हैं। वजह क्या है? पोलर इन नेचर अमाइन है, और उसके पीछे वजह क्या है? अमाइंस में नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन में क्या है? एक जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उस पर भी हम बात करते हैं, ठीक है। आगे चलें, नोट कर लें ये भी इंफॉर्मेशन। फिर आगे चलते हैं स्ट्रक्चर की तरफ, स्ट्रक्चर ऑफ अमाइन। अमाइंस का जो स्ट्रक्चर है इसमें नाइट्रोजन का बड़ा गहरा किरदार है, ठीक है। अगर आप अमोनिया को ही ले लें, अमोनिया, इसके साथ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, सवाल ये पैदा होता है तीन हाइड्रोजन क्यों जुड़े हुए हैं? क्योंकि नाइट्रोजन को तीन बॉन्ड बनाने होते हैं। तीन बॉन्ड क्यों बनाने होते हैं? वजह भाई, उसकी वजह यह है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। और नाइट्रोजन इसीलिए, जबकि इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये चाहता है कि ये 3 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बना ले, 3 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बना ले। अब 3 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ से बनाएगा? यकीनन कोई दूसरा आएगा, वही अपना इलेक्ट्रॉन लाएगा ना। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन,
ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आता है, ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आता है, ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आता है, ठीक है। तो ये आपस में मिलते हैं और कोवलेंट बॉन्ड बनता है, और उसके नतीजे में जो पेयर बनता है इलेक्ट्रॉन का वो कौन सा होता है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो 3 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बनते हैं। एक ये बनाता है हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ, एक ये हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ बनाता है, एक ये हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ बनाता है। समझ में आ रही बात। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर अभी नाइट्रोजन के पास एक क्या है, ये दोबारा बना दूँ, ये बलून टाइप का, और ये 2 नुक्ते याद हैं किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये अभी एक नाइट्रोजन के पास 1 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी बाकी है। ये गड़बड़ करेगा, एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाकी है। इसको अगर अच्छे से समझना है तो फिर इसके लिए क्लासिकल जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, पुरानी कदीम, ठीक है, ओल्ड जो है, वो हमारे पास है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या है, बहुत सारे तरीके हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के, उसमें से एक तरीका ये ऑक्टेट रूल भी है, ठीक है भाई। एक तरीका ये ऑक्टेट रूल भी है। मार्कर मैं ज़रा देख लूँ, मुझे लग रहा है मुझे एक मार्कर की और नीड पड़ेगी, शायद यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, मैं देख लूँ। चलो मिल जाओ यार, कम ऑन। नहीं भाई, मुझे लगता है साथ साथ इंक डालनी पड़ेगी, यही हल है अब मेरे पास, शायद इसमें मिल जाए। हाँ मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया, सही हो गया। तो बहरहाल कहाँ थे हम, तो ये मैं बता रहा था कि अब ज़रा ये क्यों एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इसके लिए अब समझना किस चीज़ को ज़रूरी है, ऑक्टेट रूल को। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कई तरीके हैं, तो ऑक्टेट रूल भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ही एक पुराना तरीका है। और इसमें होता क्या है, इसमें सिर्फ हमें जो है वो, इसमें सिर्फ हमें क्या करना होता है, थोड़ी सी ड्राइंग करनी होती है। इसको समझना ज़रूरी है ताकि कंप्लीट पिक्चर आपकी इस लॉन पेयर में आ जाए। नाइट्रोजन के पास जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। ये सेंटर में तो न्यूक्लियस है जहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इसका तो कोई लेना देना है नहीं। ऑक्टेट रूल ये कहता है कि भाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आप पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन डाल दें, क्योंकि पुराना तरीका है, ठीक है। ऑक्टेट रूल नया तो है नहीं, उस ज़माने में तो ना किसी को ये पता था भाई ये सब शेल भी होते हैं, ये ऑर्बिटल भी होते हैं, ये सारे के शे एल एम ये क्या होता है, ठीक है। सब शेल्स और ऑर्बिटल्स का कोई कॉन्सेप्ट उस ज़माने में नहीं था, बस शेल का पता था। तो ये पुराना तरीका कहता है कि आप जो है वो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आप डाल दीजिए, पहले शेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और उसके बाद आने वाले शेल्स में 8 इलेक्ट्रॉन्स आप रख सकते हैं, इस तरतीब को, ठीक है। लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन रख तो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन जितने इलेक्ट्रॉन किसी के पास होंगे उतने ही वो रखेगा ना। तो नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसने पहले शेल में तो 2 ही आ सकते थे, 2 रख दिए। अब कितने बचे इसके पास, 5 बचे, 5 इलेक्ट्रॉन। अब ये 5 इलेक्ट्रॉन जो रखेगा वो ऐसे ही नहीं रख देगा। अब देखिए सोचने की बात है, 5 इलेक्ट्रॉन यहीं पर रख देना, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं होगा। हमारी कैलकुलेशन, हमारे एक्सपेरिमेंट्स बताते हैं कि ये ऐसा नहीं करेगा, बल्कि ये क्या करेगा, सिंगल सिंगल रखेगा, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, ठीक है। पहले ये चारों दिशाएं, चारों जो डायरेक्शंस हैं, इनको निपटाएगा, ठीक है। जब ये हो गया मामला, अब 4 इलेक्ट्रॉन, 5 में से 4 निकल गए, कितना बचा, 1 इलेक्ट्रॉन बचा। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी के साथ भी आप पेयर कर दें, इसके साथ पेयर कर दें, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, ठीक है। मैं इसके साथ कर देता हूँ। तो अब ये सिचुएशन है, इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए नाइट्रोजन की। अब ये सिचुएशन है कि नाइट्रोजन के पास जो है वो वैलेंस शेल में, अपने लास्ट शेल के अंदर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यही बताया था ना, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसीलिए नाइट्रोजन जो है 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से पेयर्ड इलेक्ट्रॉन करने के चक्कर में ये बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए हाइड्रोजन के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है, इस हाइड्रोजन के पास भी, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ये इसके साथ ऐसे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड और सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए
नज़दीक आ जाएंगे। ये पेयर बन गया, ये शेयर्ड पेयर है, ये भी शेयर्ड पेयर है, ये भी शेयर्ड पेयर है। ये कौन सा है? ये लॉन पेयर। ये है वो लॉन पेयर जो कि गड़बड़ करने वाला है। इसी लॉन पेयर की वजह से पॉलैरिटी है अमाइंस के अंदर। ठीक है, समझ में आ रही है बात आपको? ये रहा वो लॉन पेयर। अच्छा, ये बात हो गई क्लियर यहाँ पे? ठीक है, बाकी ये शेयर्ड पेयर हो गए। ये क्लासिकल मेथड कहता है। हम अभी क्लासिकल मेथड, पुराने मेथड को, नए मेथड को, सबको साथ रह के चलते हैं हम, ठीक है ना? क्योंकि कुछ चीज़ें हमारी क्लासिकल मेथड से क्लियर हो जाती हैं, कुछ हमारी मॉडर्न मेथड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पूरी हो जाती हैं। अब ये बात आपको समझ में आ गई? तो ये इस तरह से ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, और ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी मौजूद है। अब इससे जो ज्योमेट्री बनेगी ना इसकी, इसका जो स्ट्रक्चर फिर बनेगा, स्ट्रक्चर की बात हम करते हैं तो ज्योमेट्री की बात करते हैं, ज्योमेट्री की बात करते हैं तो ज्योमेट्रिकल शेप्स की बात करते हैं, ट्राइंगुलर की बात करते हैं, स्क्वायर की बात करते हैं, टेट्राहेड्रल की बात करते हैं, ऑक्टाहेड्रल की बात करते हैं, ट्राइगोनल की बात करते हैं। ये सब ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं। तो यहाँ पर इसकी जो ज्योमेट्री बनेगी, इसकी और इनके दरमियान, एक लॉन पेयर और 3 हाइड्रोजन्स के दरमियान जो ज्योमेट्री बनेगी ना, वो कौन सी बनेगी? वो बनेगी टेट्राहेड्रल। कौन सी ज्योमेट्री बनेगी? टेट्राहेड्रल। लेकिन ये वो वाला टेट्राहेड्रल नहीं है जो कि मीथेन में होता है CH4 में। ठीक है, यहाँ पर जो टेट्राहेड्रल बनेगा इसका नाम है टेट्राहेड्रल पायरामाइडल। पायरामाइडल, टेट्राहेड्रल पायरामाइडल जो है इसका नाम होगा टेट्राहेड्रल पायरामाइडल ज्योमेट्री। टेट्राहेड्रल पायरामाइडल ज्योमेट्री, ये इसकी ज्योमेट्री होगी। क्यों ये टेट्राहेड्रल पायरामाइडल क्यों बन रहा है? ये अगर क्वेश्चन आता है तो भाई इस लॉन पेयर की वजह से, इस लॉन पेयर की वजह से ये सब कुछ होता है। ठीक है, ये तो हो गया। अब ये पुरानी बातें हो गई, अब ज़रा नई बातें कर लें। यहाँ पर आपको बॉन्ड बनाने के लिए हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन यहाँ हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, और नाइट्रोजन यहाँ इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, अमोनिया के अंदर। और जब ये करेगा तो बॉन्ड बनाने के लिए आपको ये पता होना चाहिए ऑर्बिटल चाहिए, ऑर्बिटल चाहिए। और कौन सा ऑर्बिटल? हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। ये रहा, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो, 2 ना हो, ये रहा, ऐसा ऑर्बिटल चाहिए। तो ये नाइट्रोजन के पास भी ऐसा ऑर्बिटल है, ठीक है, और इस हाइड्रोजन के पास भी ऐसा ऑर्बिटल है। ये दोनों नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के ये जो ऑर्बिटल हैं, ठीक है, ये मिल रहे हैं आपस में, और उसकी वजह से बॉन्ड बन रहा है। और जब ऑर्बिटल मिल रहे हैं तो ऑर्बिटल में मौजूद इलेक्ट्रॉन भी मिल रहे हैं। इस तरह से ये एक हो जाएगा, ये इस तरह से, ये यहाँ भी यही सिचुएशन होगी, यहाँ भी यही सिचुएशन होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो ऑर्बिटल है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, तो ये ऑर्बिटल जो है वो हाइब्रिड है या अनहाइब्रिड है? ये बड़ा अहम सवाल है। ये हाइब्रिडाइजेशन की वजह से ऑर्बिटल बना है ये वाला, या बग़ैर हाइब्रिडाइजेशन के ये ऑर्बिटल बना है? तो यहाँ पर नाइट्रोजन ने अपने ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइज्ड किया है, ठीक है। और यहाँ पर इसके जो नाइट्रोजन के ऑर्बिटल हैं, ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन? इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है? sp3। कैसे, ये मैं बताता हूँ अभी। आप नाइट्रोजन को देखेंगे, नाइट्रोजन के पास जो है हमारे पास कितने? 7 इलेक्ट्रॉन हैं। मैंने कहा ना, आप ज़रा जदीद बात कर लें तो यहाँ पर करंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या कहती है? 1s2 2s2 2p3, ऐसे ही। अब इसका ऑर्बिटल बनाओ, ये रहा, इसका 2s ऑर्बिटल ये रहा। p के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, ये 3 ऑर्बिटल आ गए, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। 2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए, 2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए, 3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इन 3 ऑर्बिटल्स में, एक एक सिंगल सिंगल आएगा, एक एक और एक। लेकिन नाइट्रोजन जो है वो क्या करता है? वो अपने ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल, ये रहे, इस हाफ फील्ड ऑर्बिटल और इनको मिक्स करता है, ठीक है, मिक्स करता है इन ऑर्बिटल्स को, और 4 जो है वो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता है, ठीक है। तो
ये 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। हर एक का नाम क्या है? इसका भी नाम sp3 है, इसका भी नाम sp3 है, इसका भी नाम sp3 है और इसका भी नाम sp3 है। ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। अब इनमें क्या आएंगे? इनमें इलेक्ट्रॉन आएंगे और इलेक्ट्रॉन आने के बाद अब ये क्या करेंगे? ये बॉन्ड बनाएंगे, ये बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं ज़रा आप इनको देखें। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल तो बन गए, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 3 4 5। अब हाइब्रिडाइजेशन देखें, मैं नहीं समझा सकता, मैंने पिछली वीडियोस में तफसील से हाइब्रिडाइजेशन जो है वो सिखा दी है। एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा, 2 जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो इस वाले में आ जाएंगे। एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, दूसरा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, तीसरा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, चौथा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। दोनों फर्क क्या है इसके अंदर? इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, और इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। ये कौन से होंगे? ये चौथा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है ये वही है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वही है चौथा वाला। समझ में आ गई बात आपको? तो अब जो है ये बॉन्ड बनाया गया। ये है पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, जिसके अंदर मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन भी इसकी बता दी। ठीक है। और जो है मैंने आपको इसकी ज्योमेट्री भी बता दी, सारी की सारी लॉन पेयर का भी किरदार आपको बता दिया। इसकी ज्योमेट्री मैंने आपको बताई है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, एल नहीं लगाया, टेट्राहेड्रल पायरामाइडल ज्योमेट्री है इसकी, अमोनिया की। इसको बेस बना के मैंने सब समझाया। ठीक है। अब यहाँ पर एंगल जो है ज़रा उसको देखें। इसका एंगल जो है, इसका अमाइंस में, अमाइंस जो मुख्तलिफ़ किस्म के अमाइंस हैं उनके अंदर एंगल का बड़ा मसला होता है। एंगल जो है वो एंगल 107 डिग्री भी एंगल होता है इनके दरमियान। ठीक है। और आपको पता है ये हाइड्रोजन जो है यहाँ से हट के, यहाँ अल्काइल ग्रुप तो अभी लगने हैं, इन हाइड्रोजन को हटा के, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्चरी अमाइन, तो अल्काइल ग्रुप तो अभी लगने हैं इसमें। तो ये किसी अमाइन के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, ये बात बड़ी अहम है, किसी अमाइन के अंदर जो एंगल है वो 107 डिग्री है, किसी अमाइन के अंदर 108 डिग्री है एंगल। ज्योमेट्री वही है, टेट्राहेड्रल पायरामाइडल, लेकिन एंगल में ये वेरिएशन क्यों आ रहा है? तो इसके लिए आप ज़रा देखें, मैं आपको बताता हूँ इसकी वजह क्या है। उसकी वजह ये है कि अल्काइल ग्रुप कितने लगे, अल्काइल ग्रुप जो है वो कितने लगे। यहाँ देखिए, ये एक नाइट्रोजन, ठीक है, ये हाइड्रोजन, इसके साथ ये हाइड्रोजन, और इसके साथ ये जो है एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। और यहाँ पर आपको पता है ये कौन सा बॉन्ड बना हुआ है? ये क्या है? ये वो ऑर्बिटल है, कौन सा वाला, जिसमें लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये 2 पड़े हुए हैं। ठीक है। एक तरफ एक अल्काइल ग्रुप है, बाकी 2 जो है वो हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो इनके अंदर, इनके दरमियान जो एंगल बनेगा वो 107 डिग्री का बनेगा। ठीक है। इसी तरह अगर 2 जो है वो अल्काइल ग्रुप लग जाएं, 2 जो है वो अल्काइल ग्रुप जो है वो लग जाएं, एक ये रहा, एक ये रहा, एक हाइड्रोजन, अब भी जो है इसके जो एंगल होगा वो 107 डिग्री का ही होगा। आपको पता है 2 अल्काइल ग्रुप का मतलब यहाँ पर ये कौन सा है? ये सेकेंडरी अमाइन है। एक अल्काइल ग्रुप का मतलब क्या है? ये प्राइमरी अमाइन है। एक ही कार्बन होगा ना यहाँ पे 2 कार्बन होंगे, 2 अल्काइल ग्रुप। तीसरी जो कैटेगरी हमारे पास बनेगी उसमें चेंज है मामला, उसमें मामला चेंज। ये नाइट्रोजन और इसके साथ यहाँ पर अल्काइल ग्रुप, यहाँ पर भी अल्काइल ग्रुप, यहाँ पर भी अल्काइल ग्रुप। इनमें जो टर्चरी अमाइन है इसके अंदर 108 डिग्री एंगल बनेगा, 108 डिग्री एंगल बनेगा। इसको भी नोट्स में डालने अपने। ठीक है भाई, ये स्ट्रक्चर की भी बात हो गई। अब चलते हैं बेसिसिटी ऑफ अमाइंस। बेसिसिटी ऑफ अमाइन, इसका मतलब क्या है? मैं बार बार कहता हूँ आपको भाई, आप नाम पे गौर करें, आपके आधे मसले हल हो जाएंगे। यहाँ पर बोल रहा है बेसिसिटी ऑफ अमाइंस। बेसिसिटी वर्ड किससे निकला है? बेस से निकला है। याद आया? एसिड बेस। आसान सी डेफिनेशन क्या है?
एसिड और बेस की। एसिड, पुरानी डेफिनेशन एसिड की ये है, वो चीज़ें जो कि हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करें वो एसिड हैं, वो चीज़ें जो कि हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करें वो बेस हैं। लेकिन फिर ये आगे मसला चला, बोला भाई कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि एसिडिक हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि बेसिक हैं, लेकिन उनमें तो कोई हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस नहीं हो रहे, उनमें तो कोई हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस नहीं हो रहे, लेकिन हैं वो एसिड और बेस। अब इसका हल क्या करें? तो यहाँ पर फिर एक और थ्योरी आई थी, प्रोटॉन एक्सेप्टर, प्रोटॉन ब्रोंस्टेड लोवरी थ्योरी है मुझे जहाँ तक याद पड़ रहा है, या फिर ये ल्यूइस थ्योरी है, देखिए मुझे श्योरली अभी याद नहीं आ रहा, इसीलिए मैं सिर्फ आपको डायरेक्ट थ्योरी का बता रहा हूँ। प्रोटॉन एक्सेप्टर और प्रोटॉन डोनर, ठीक है। जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर ले वो बेस है, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर ले वो क्या है? वो बेस है। अब यहाँ बेसिसिटी ऑफ अमोनिया की अगर हम बात करें, तो बेसिसिटी ऑफ अमाइंस की अगर हम बात करें, तो अमाइंस के अंदर जो है वो क्या प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने वाली क्वालिटी है? बिल्कुल है। भाई पहले ये तो देख लें कि ये प्रोटॉन है क्या, ठीक है। अच्छा ये भी बता दूं साथ में, जो प्रोटॉन डोनर हैं, प्रोटॉन डोनेट करने वाले हैं, ये हमारे लिए क्या है? ये एसिड है, ये एसिड है। बहरहाल हमें इससे ताल्लुक़ है अभी। प्रोटॉन एक्सेप्टर, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने वाले हैं वो बेस हैं इस थ्योरी के मुताबिक। तो ये प्रोटॉन जो है ये बेसिकली होता क्या है? प्रोटॉन आपको पता है पार्टिकल है, कहाँ मौजूद होता है? एटम के न्यूक्लियस में, ठीक है। एक न्यूट्रल हाइड्रोजन के एटम को अगर आप देखें तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन तो इसमें कोई होता नहीं है। प्रोटियम की अगर हम बात करें, अगर यही हाइड्रोजन अपने इसी नक्शे के साथ क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, तो क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 17, प्रोटॉन कितने हैं? 17, और न्यूट्रॉन इसके पास 18 है, ठीक है। अब जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे हाइड्रोजन और क्लोरीन, इसके नतीजे में क्या बनेगा? HCl, ठीक है। क्लोरीन जो है, और कौन सा बॉन्ड बनेगा इनके दरमियान? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोवलेंट बॉन्डिंग होगी, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक पेयर ऐसा बनेगा जो शेयरिंग की वजह से एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का होगा, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का होगा। लेकिन क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, वो ज़्यादा पावरफुल एटम है ये क्लोरीन, तो इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अपनी तरफ खींच के रखेगा, इसके पास ये ज़्यादा पावर है, इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है क्लोरीन की, इसलिए ये उस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींच के रखेगा ये क्लोरीन, ठीक है। अब इसी हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम जो है वो पानी में डाल देते हैं, तो क्या होगा? हाइड्रोजन आयंस बनेंगे और क्लोराइड आयंस बनेंगे। ये जो हाइड्रोजन आयन है ये क्या है? ये यही था ना, याद है जब मिला था तो इसकी क्या हालत थी? इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था और एक ही प्रोटॉन था, न्यूट्रॉन तो कोई था ही नहीं जब ये हाइड्रोजन मिला था क्लोरीन से। और जब ये इससे अलग हुआ है, तो अलग होने पे क्या हुआ है कि क्लोरीन ने वही बदमाशी जो करते हैं भाई बड़े लोग जो हैं, ज़्यादा पावरफुल लोग हैं, माइट इज़ राइट, तो क्लोरीन जो है वो ज़्यादा पावरफुल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी बहुत ज़्यादा है। उसने बोला हाइड्रोजन को तुम्हें जाना है तो जाओ, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, वो तो मैं रख लूँगा। और यही हुआ कि हाइड्रोजन जब अलग हुआ तो बेचारा अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे के ही साइड में हो गया। अब ये -1 जो है क्लोरीन के ऊपर, जो इसको क्लोराइड आयन बना रहा है, वो यही बता रहा है कि भाई इसके पास अब एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो इजाफी इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गया? इसी हाइड्रोजन का है, ठीक है। तो अब हाइड्रोजन की मौजूदा शक्ल अगर हम देखें ये वाली, तो इलेक्ट्रॉन कितना है? 0, एक ही था ना, वो तो चला गया इस हाइड्रोजन आयन की। प्रोटॉन एक है और न्यूट्रॉन तो पहले ही इसके पास कोई नहीं था, ऐसी बात है। तो भाई इलेक्ट्रॉन भी अगर नहीं है इस हाइड्रोजन आयन के पास, न्यूट्रॉन भी अगर नहीं है इसके पास, सिर्फ एक प्रोटॉन है, तो असल में ये हाइड्रोजन आयन क्या है? एक सिंगल प्रोटॉन है, सिंगल प्रोटॉन है ये, ठीक है। अब ये जब मिला था इसके साथ तो इसको प्रॉब्लम क्या थी? ये इसके साथ इसलिए मिला था क्योंकि इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर, एक इलेक्ट्रॉन इसको अपना, ये मिला क्यों था? अब ये भी तो ज़रूरी बात है ना कि सर मिला क्यों, क्या इसको परेशानी हो गई थी इस हाइड्रोजन के एटम को कि वो क्लोरीन के साथ मिल गया। तो इसको देखें अगर हाइड्रोजन को, तो इसके पास
एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है। इसका न्यूक्लियस बनाऊँ, ये रहा P और N हाइड्रोजन का, और एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में रख दिया। ये फर्स्ट शेल आ गया, एक इलेक्ट्रॉन आ गया। ऑक्टेट रूल के मुताबिक आपको बताया, पुरानी थ्योरी जो है वो यही कहती है कि पहला शेल जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब हाइड्रोजन के साथ प्रॉब्लम ये है कि इसके पास है ही एक इलेक्ट्रॉन, तो ये बेचारा क्या करेगा, पहले शेल में ही रखेगा। लेकिन ये मजबूर है कि इसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए हाइड्रोजन को, ताकि पहला शेल जो है इसका वैलेंस शेल वो कंप्लीट हो सके। उसमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ सकें। अब ये दूसरा इलेक्ट्रॉन किसी से अगर नहीं लेता हाइड्रोजन, तो बोलेगा चलो दे नहीं रहे तो शेयर कर लेते हैं। तो क्लोरीन के साथ वो यही मामला करेगा, ये हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ बोला चलो हम शेयरिंग कर लेते हैं अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, मेरा इलेक्ट्रॉन तुम यूज़ करो, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन मैं यूज़ करूँगा, बैक वक्त तुम्हारे पास भी तुम्हारा इलेक्ट्रॉन मौजूद रहेगा, मेरे पास भी मेरा इलेक्ट्रॉन मौजूद रहेगा, और तुम्हारा भी रहेगा, इस तरह मामला चल जाएगा। तो ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ मिल गया इस तरह से, ठीक है। तो मिला क्यों, इसका जवाब आपको मिल गया। अब ये पोजीशन इसकी कि एक और इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया हाइड्रोजन के पास, ठीक है, लेकिन ये किसका इलेक्ट्रॉन है, ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, जो शेयरिंग की वजह से हुआ, HCl हो गया। अब जब अलग हुआ तो डबल मुसीबत में आ गया हाइड्रोजन। अलग हुआ तो क्या बन गया, ये बन गया हाइड्रोजन आयन, जो कि मैंने साबित किया सिर्फ सिंगल प्रोटॉन है, मतलब डबल मुसीबत हो गई। इस हालात के अंदर ये मुसीबत थी कि भाई पहला शेल कंप्लीट ही नहीं था, एक ही इलेक्ट्रॉन था। अजान हो रही है, अजान का जवाब देते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल। चलें भाई, अजान हो गई, शुरू करें। तो ये बात चल रही थी यहाँ कि ये अब हाइड्रोजन के पास बेचारे के पास डबल मुसीबत हो गई। अब ये क्या करे, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था, वो इलेक्ट्रॉन तो खैर गया, साथ में अपना भी इलेक्ट्रॉन चला गया, इसके पास डबल मुसीबत है, याद रखना। ये हाइड्रोजन अब सिर्फ जो सिंगल एक प्रोटॉन बन चुका है, ये किसी न किसी के पास तो जाएगा। किसके पास जाएगा, और जब ये जाएगा, ये हाइड्रोजन का आयन ये जब जाएगा तो फिर एक इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, दोनों दो ही, क्योंकि इसको एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो दोबारा इस पोजीशन पे आ जाएगा, फिर परेशान रहेगा, फर्स्ट शेल तो कंप्लीट नहीं हुआ ना, इसलिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ऐसे किसी एटम के पास जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन फ्री में पड़े हों, उसको ज़रूरत ही ना हो, और वो नाइट्रोजन है। याद है, 2 लॉन पेयर, एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक पेयर लॉन पड़ा हुआ है नाइट्रोजन के पास, ऐसे ही है ना। ये हाइड्रोजन जो कि एक प्रोटॉन है, सिंपली हाइड्रोजन का आयन, ये सीधा किसके पास जाएगा, नाइट्रोजन के पास, नाइट्रोजन के पास। और इसके पास ये जो इसका, यहाँ तो हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, ये तो लगे हुए हैं, ये जाके इसके साथ यहाँ अटैच हो जाएगा, ठीक है। और ये पूरा का पूरा, अब देखें अब क्या इस हाइड्रोजन आयन की पोजीशन है। इस नाइट्रोजन ने डोनेट किया ना, ये डोनर है, तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, बेस किसको कह रहे हैं, प्रोटॉन एक्सेप्टर, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने वाला, ठीक है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने वाला। तो ये जो है वो प्रोटॉन को जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है। नहीं, मैंने उल्टा तो नहीं बता दिया, अरे गड़बड़ हो गई भाई, सॉरी, उल्टा हो गया। ज़्यादा दिमाग चलाने के नतीजे ही निकलते हैं। चलें, आपको
सहूलत तो हो जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पर डोनेट करने वाला, और सॉरी बल्कि हाँ सही तो है यार, क्या हो गया, प्रोटॉन एक्सेप्टर जो है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने वाला यही नाइट्रोजन ही तो है ये। तो प्रोटॉन को जो एक्सेप्ट करेगा नाइट्रोजन, तो यही बात की जा रही है कि भाई जो भी कंपाउंड जो है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा वो क्या होगा, वो बेस होगा। तो यहाँ पर नाइट्रोजन जो है इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, इस हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए ये नाइट्रोजन क्या है, ये इसमें बेसिक क्वालिटी आ जाएगी, ये अब बेस कहलाएगा। तो इससे जितने अमाइंस बनेंगे सबके सबके अंदर बेसिक क्वालिटी होगी, सबके सब जो है वो बेस कहलाएंगे। समझ में आ रही है बात आपको, ये है मसला यहाँ पर। तो ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर इसमें मौजूद है इसकी वजह से, ठीक है, क्योंकि इसके पास ये क्वालिटी है कि ये प्रोटॉन को जो है वो एक या हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। अच्छा, उसके नतीजे में ये बनेगा क्या, ये बनेगा NH4, अमोनियम आयन कहलाता है ये, अमोनियम आयन ये बन जाएगा। बहरहाल जो भी बने, लेकिन अमोनिया जो है, अमोनिया से मैंने आपको मिसाल देके समझाया था, क्योंकि अमोनिया से ही अमाइंस बनेंगे बहुत सारे, ठीक है भाई, ये वाला मामला हो गया। तो यहाँ पर इसी को हम कहते हैं बेसिसिटी ऑफ अमाइंस, क्योंकि अमोनिया के अंदर जब अभी आपने ये बेसिक कैरेक्टर नोट किया, बेसिसिटी अभी आपने नोट की कि डेफिनेशन के मुताबिक अमोनिया में नाइट्रोजन जो है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने वाला है, इसलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये नाइट्रोजन और अमोनिया जो है NH3 ये बेस है। तो इससे जो कंपाउंड जितने बनेंगे, अमाइंस जितने बनेंगे इसी अमोनिया से, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, मिथाइल अमाइन, प्रोपाइल अमाइन, ब्ला ब्ला जो ढेर है सारी का सारा, सबके अंदर बेसिसिटी मौजूद होगी, क्योंकि सबके अंदर ये लॉन पेयर तो जा रहा होगा ना। बात समझ आ गई आपको, ये है सारा का सारा सिनेरियो। अब मुझे वो गड़बड़ लगी हुई है, मैं ये सोच रहा हूँ यार कि कहीं वो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ सही है, ये एक्सेप्ट वाली बात की गई है ना, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गई, क्योंकि 3 थ्योरीज़ हैं ये, जिसमें एक में प्रोटॉन डोनर और एक्सेप्टर का है। बहरहाल ये तो बात तय है इसके अंदर एक्सेप्ट वाली, इसका इत्मीनान रखें, इसमें गड़बड़ नहीं हो गई। बाकी बहरहाल कमेंट में मेरी इस्लाह कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, बेसिसिटी ऑफ अमाइन का भी आपको पता चल गया, ये वजूहात हैं बेसिसिटी ऑफ अमाइंस की। अच्छा, इसके अलावा अब कुछ चीज़ें बेसिसिटी ऑफ अमाइंस पर असरअंदाज होती हैं, ठीक है। थिंग्स विच अफेक्ट ऑन बेसिसिटी ऑफ अमाइंस, ऑन बेसिसिटी ऑफ अमाइंस। ये देखिए, ये सवाल आ जाता है, ठीक है। अब कुछ अमाइंस तो बहुत सारी किस्मों के हो गए, अब आपको पता है मैंने शुरू में कितने बताए अमाइंस, ढेरों ढेर। अभी इतने सारे अमाइंस जो ये बन रहे हैं भाई, इनकी भी कुछ में बेसिसिटी बहुत ज़्यादा होगी, कुछ की बेसिसिटी थोड़ी कम होगी, कुछ की जो है बेसिसिटी बहुत ही कम होगी। बेसिसिटी होगी तो सही, लेकिन कुछ में बेसिसिटी ज़्यादा होगी, कुछ में कम होगी। तो ये कम ज़्यादा क्यों हो रही है भाई, इसके पीछे वजह क्या है, ये है थिंग्स विच अफेक्ट द बेसिसिटी ऑफ अमाइन। वो चीज़ें क्या हैं जो कि बेसिसिटी के ऊपर असरअंदाज हो रही हैं। तो वो हैं नंबर एंड नेचर, नंबर एंड नेचर, नंबर एंड नेचर। कौन से, किनकी नेचर की बात हो रही है, किनकी तादाद की बात हो रही है। नंबर से मतलब यहाँ पे तादाद, किसकी तादाद की बात हो रही है। आप याद रखिएगा कि अल्काइल ग्रुप वो भी अटैच हुए हैं इसके साथ, हुए हैं ना, तो इसके साथ अल्काइल ग्रुप जो है वो भी अटैच हुए हैं, ठीक है। ये अल्काइल ग्रुप भी अमाइंस में अटैच हुए हैं। तो इनकी तादाद जो है अल्काइल ग्रुप की, उसके कम ज़्यादा होने से अमाइंस की बेसिसिटी पे फ़र्क पड़ता है, और नेचर ऑफ अल्काइल जो है ये भी असरअंदाज होती है। मतलब अल्काइल जो है, अगर इथाइल है, प्रोपाइल है, ब्यूटाइल है, हो सकता है अल्काइल हैलाइड लगा हुआ हो, ये भी हो सकता है। तो नेचर ये भी देखना, किस टाइप का अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, ये भी देखना पड़ेगा। बेसिसिटी उसके ऊपर बड़ा असरअंदाज होती है, ठीक है भाई। ये भी हो गया। प्रिपरेशंस ऑफ अमाइंस और रिएक्टिविटी ऑफ अमाइंस,
भाई अगले पार्ट में डिस्कस कर लें। हाँ, लगता है कुछ क्वालिटी पे फ़र्क नहीं आना चाहिए, ये ना हो कि उल्टा ही मामला हो जाए। तो कोशिश तो यही थी कि पार्ट 5 में इसको निपटा दिया जाए, लेकिन छठा पार्ट इसका बनाना पड़ेगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।